नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार अमीन क्लर्क कानूनगो सर्वेक्षण का। इसके पहले मैं जो प्रश्न कराया था भू सर्वे से महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 था, उसमें मैं कैडेस्ट्रल सर्वे का कराया था। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं रिविजनल सर्वे यूँ किश्तवारी नियमावली वाला प्रश्न, और जितने सारे प्रश्न हैं CBT बेस्ड प्रश्न हैं, यानी कि ये जो परीक्षा होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा होगा। और इसका प्रैक्टिस सेट 3rd मैं लेकर आया हूँ। एक और बात, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चैनल का नाम है AP कैडेट 2.3। तो चलिए इसमें हम जानेंगे रिविजनल सर्वे किश्तवारी नियमावली पर आधारित प्रश्न उत्तर। इसके पहले कैडेस्ट्रल वाले कराए थे। चलिए इसमें पहला प्रश्न दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमीन के तौर पे ये आपको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके जान लेने से आपको एक चीज़ का हिंट मिल जाता है। तो यहाँ पे दिया, असाई मशहूर के नाम से कौन सी जगह के नाम लिखे जाते हैं? मौजे के मुख्य स्थल, मौजे के बड़े किसानों का नाम, रैयतों का नाम, गैर मजरूआ खास। तो यहाँ पर लिखा जाता है मौजे के मुख्य स्थल। जैसे गाँव में अगर मान लीजिए मंदिर हो गए, घनी आबादी हो गया, या फिर कोई ब्रह्म स्थान हो गया, कोई खाली जगह धर्मस्थल के रूप में स्टेशन वगैरह हो गया, इस टाइप का जितने सारे रहेंगे, मंदिर, मस्जिद, देवस्थान, सरकारी सड़कें, पक्की सड़कें, मील का पत्थर, जंगल का नाम, ये सारे जो है शराब खाना वगैरह, जो सरकारी कचहरी, पुलिस बंगला, नदी का नाम, सब कुछ पहाड़ वगैरह सब कुछ लिखा रहता है मौजे के मुख्य में जो होंगे। इससे आपको ज़्यादा सहूलियत मिल जाता है। अगला दिया है, असाई मशहूर का फार्म कब तैयार किया जाता है? तो खानापुरी के समय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया ऐसा है कि असहाय मशहूर के फॉर्म में क्या क्या लिखे जाते हैं? तो चलिए इसको बारी बारी से देख लेते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सरकारी कचहरी, सरकारी मकान, श्मशान, कब्रिस्तान, देवस्थान, नदी, तालाब, जंगल, पहाड़, पठार आदि चीज़ों का नाम क्या होता है उस पर दर्ज रहता है। इससे भी ज़्यादा है, इसको मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाकर बता दूंगा कि क्या क्या लिखा जाता है और इससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, खतियान का तस्दीक का नाम किसके द्वारा किया जाता है? तो पदाधिकारियों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। खेवट किसको लिखा जाता था? जो खेवट वर्ड है वो किसको लिखा जाता था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। जमींदार का हिस्सा आना कौड़ी में लिखा जाता था, काश्तकारों का हिस्सा लिखा जाता है, रैयतों का नाम सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों का हिस्सा आना कौड़ी में लिखा जाता था। यानी कि कितना, आप जैसे मान लीजिए 100% में जिसको देहात में 16 आना बोला जाता है, तो 16 आना जैसे 4 आना होता है, 8 आना होता है, वैसे ही आना है आना कौड़ी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, खेवट का पूर्ण उपयोग किस समय होता था? तो जमींदारी प्रथा में। क्या जमींदारी प्रथा में उस समय होता था, जमींदारी प्रथा के न पहले न बाद। जमींदारी प्रथा जब था उस टाइम खेवट था। यानी आपके गांव, अगर किसी भी गांव में है तो आप किसी बुजुर्ग से पूछिएगा, या फिर अपना खतियान वगैरह जब देखिएगा तो वहाँ पे लिखेगा खेवट मालिक का नाम। ये उस टाइम की बात है जब जमींदारी प्रथा हुआ करता था, उसको मिला था वो ज़मीन हिस्से में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं 45 प्रश्न लेकर आया हूँ। इसमें 300 प्रश्न आएंगे। 300 प्रश्नों को आप जान लीजिएगा तो एक भी प्रश्न इससे संबंधित नहीं छूटेंगे। जब आपका पेपर जब स्टार्ट होगा तब आपको पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट था ये सब। चलिए अगला देखते हैं। जमींदारी प्रथा समाप्त होने पर खेवट की आवश्यकता क्या था? बरकरार है। क्या बरकरार है? अगला दिया है, खेवट लिखने का अधिकार किसकी प्राप्त था? यानी किसको पास अधिकार था कि वो खेवट लिखे? तो ये था कानूनगो का। तो अभी जो आप पेपर दे रहे हैं अमीन कानूनगो क्लर्क, तो ये कानूनगो का है खेवट लिखने का अधिकार। अब समझ में आ गया कानूनगो। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, खेवट कितने प्रकार के होते हैं? तो खेवट 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। कितने? 3 प्रकार के। चलिए अगला देखते हैं। खेवट तकदीर का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो पदाधिकारियों के द्वारा। किसके? पदाधिकारियों के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न दिया है,
खेवट तकदीस के किसी को किसी प्रकार का उजूर नहीं होता था तो अपने हिस्से के सामने हस्ताक्षर कर देते थे और पदाधिकारी भी वहाँ हस्ताक्षर बना देते थे। क्या ये कथन सही है, गलत है? अंशतः सही भी है और गलत भी है, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त कथन क्या है, सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया है। आपका 12 नंबर प्रश्न दिया है, खतियान तकदीर के समय पदाधिकारी के सामने किस बातों को पढ़कर सुनाया जाता था? जमींदार तथा रैयत का नाम सुनाया जाता था, खेसरा नंबर की गिनती तथा बेलगान का क्षेत्रफल, शेष लगान तथा नवेयत खाना खतियान की बातें उपयुक्त सभी बिंदुओं पर पढ़कर सुनाया जाता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा। ये सारे बातें उस समय पदाधिकारियों को और किसान को, जो खतियान धारक होते थे, उनको सुनाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया है, पर्चा किस कागज का नाम है? क्या पर्चा किस कागज का नाम है? तो खतियान के संक्षिप्त नकल का नाम है पर्चा, खेवट के संक्षिप्त रूप का नाम है पर्चा, एरिया स्लिप का दूसरा नाम है पर्चा। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा खतियान के संक्षिप्त नकल का नाम पर्चा है। इसके पहले मैं ये प्रश्न करा चुका हूँ। चलिए अगला दिया है, पर्चा में क्या क्या दर्ज रहता है, ये भी जान लेना जरूरी है। तो मौजे का नाम यानी कि किस गांव का है, थाना नंबर, थाना का नाम, तौजी नंबर, एक तौजी नंबर देखते होंगे 39 और कुछ रीतर सब जगह का अलग होता है, 4 वर्ड में रहेगा, 39, 86, 96 वगैरह ऐसे ही करके रहता है। उससे पता चलता है कि किस प्रकार का ज़मीन है। परगना रहेगा आपका अनुमंडल, उसके बाद जिला का बिजलगान का नाम, वल्दियत का नाम, जात, सकून, उपरोक्त सभी दर्ज रहते हैं पर्चा में। चलिए अगला देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया, पर्चा कब बांटा जाता था? तो खानापुरी के बाद, कि किश्तवाड़ के बाद, कि पड़ताल के बाद, तो तस्दीक के बाद बांटा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, सरकारी खतियान और सरकारी एरिया स्लिप के साथ पर्चा और काश्तकार के पर्चा को क्या कहते हैं? सफ़ेद पर्चा, पर्चा इजलात, तोजी इजमाल, दोनों पर्चा, इसको बोला जाता था सफ़ेद और पर्चा इजमाल। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, प्रत्येक काश्तकार को जिस कागज़ पर अलग अलग प्लाट नंबर यानी कि खेसरा नंबर देखरी अलग अलग प्लाट को सामने एकड़, डिसमिल, बीघा, कट्ठा और धूर में रकबा लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं एरिया। क्या? एरिया स्लिप। यानी कि ऐसे एरो बना रहेगा, यहाँ पे आपको नाम रहेगा काश्तकार का नाम, यहाँ पे काश्तकार का नाम रहेगा। इसके बाद से आपका प्लाट नंबर यानी कि सर्वे नंबर रहेगा, उसके बाद से खाता रहेगा, उसके बाद खिसरा, उसके बाद से यहाँ पे एकड़, फिर डिसमिल, उसके बाद बीघा, फिर कट्ठा और फिर धूर, ऐसे करके सीरियल नंबर से लिखा रहता है। तो इसको बोलते हैं एरिया स्लिप। चलिए अगला देखते हैं। एरिया स्लिप कितने प्रति में तैयार होते थे? तो 3 प्रति में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एरिया स्लिप की एक कॉपी सरकार को, दूसरी कॉपी जमींदार को और तीसरी कॉपी किसको दी जाती थी? तो काश्तकार को। किसको? काश्तकार को। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझ लेना ज़रूरी है कि जो एरिया स्लिप है, आप ये जानें कि कितने प्रकार की होती हैं। एरिया स्लिप की 3 प्रतियाँ बनती थी। वो 3 प्रतियाँ जो बनती थी उसको जो दिया जाता था, एक सरकार को चल जाता था, जिस सरकार, जैसे बिहार सरकार है तो बिहार गवर्नमेंट को मिल जाएगा। दूसरा जो जमींदार उस समय हो जाया करते थे उनको मिल जाता था, और तीसरा जो मिलता था वो काश्तकार को मिलता था। जैसे कि आप, हम लोग जितने हैं वो हम लोग क्या हैं? काश्तकार हैं। और इसके पहले हम लोग के पहले किसी जमींदार का वो ज़मीन था, आप अपने खतियान में उसका नाम पढ़ सकते हैं। खतियान के ऊपर हेडिंग में रहेगा मालिक खेवट का नाम। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया 20 नंबर। एरिया स्लिप के ऊपर क्या लिखा जाता था? आसमानी का नाम और पता, यानी कि जिसका ज़मीन है उसका नाम और पता लिखा रहता था। देखिए कुछ कुछ भाषा आपको लग रहा होगा कि कैसा भाषा दिख रहा है। ये सारे भाषा है और सर्वे में जो उपयुक्त हुए थे वही सारे
वहीं सभी भाषा हैं। इस भाषा को मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा। जैसे अगर दे दे दस्तूर, मुर्तहीन, मुश्तरी, मुकाबला, मुआइना, आदास, तराहीन, मांगन, सिक्किमी वगैरह, प्रति कदीम, इस सबको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कायमी का मतलब क्या होता है। कोई बोलता है सिक्किमी है, उसको क्या बोलते हैं, प्रति कदीम का क्या होता है, गरमजरुआम क्या होता है, सबको मैं डिटेल्स में बताऊँगा। अगर आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बोलिएगा कितने कितने लोगों को ज़रूरत है, उसके अनुसार मैं वीडियो बनाऊंगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न दिया है, मौजे को सीमाबद्ध करने या सीमा घेरने के लिए जो लाइन खींची जाती है वह क्या कहलाता है, तो ट्राउस लाइन। क्या, ट्राउस लाइन। इसको मैं एक नक्शा पे आपको फ्रेश दिखाऊंगा कि तोखा लाइन क्या होता है, टाई लाइन क्या होता है, चेक लाइन क्या होता है, ट्राउस लाइन क्या होता है, इसका सिंबल क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है, मौजे के सीमाने का नक्शा बनाने तथा फील्ड बुक उठाने के लिए ट्राउस लाइन सरहदी लाइन से बाहर 2.5 जरीब और अंदर 2.5 जरीब, बाहर 2.5 जरीब अंदर 1.5 जरीब पर एक बम्बा से दूसरे बम्बा तक और एक बम्बा से 3 सीमानी तक और एक 3 सीमाने से एक बम्बा तक खींचा जाता है। यह कथन क्या है, क्या ये सही है कि गलत है, कि इनमें से कोई नहीं, कि अस्पष्ट है, तो ये बात ये सही है। क्या है, ये सही है। इसका भी मैं एक नक्शा आपको दिखाऊंगा कि सर्वे के टाइम कैसे कैसे खींचे जाते थे, वो सब कुछ मैं एक वीडियो में एक अलग से आपको बनाकर दिखाऊंगा। अभी ये ऑब्जेक्टिव है तो इसमें हम आपको नहीं दिखाने वाले हैं। चलिए अगला दिया है कि अधिक बड़ा मौजा होने के कारण एक ट्रावर्स से दूसरे ट्रावर्स तक यदि साफ साफ लाइन नज़र ना आवे तो मुराबा की जगह एक और दूसरी ट्रावर्स लाइन बनाई जाती है। उसको कौन सा लाइन बोला जाता है, तो पहला है सेकेंडरी ट्रावर्स लाइन, एडिशनल ट्रावर्स लाइन, सेकेंड मुरब्बा लाइन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा एडिशनल ट्रावर्स लाइन। चलिए अगला दिया है, पैमाइश की सुविधा के लिए एक मौजे को टुकड़ा करने के लिए एक ट्रावर्स से दूसरे ट्रावर्स तक 7 जरीब से 12 जरीब, जरीब समझ रहे हैं, एक जरीब में 100 कड़ी होता है, इसका न्यूमेरिकल में बताया था। तो 7 जरीब से 12 जरीब तक जो सीधी लाइन खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मुरब्बा लाइन। आप अमीन की भाषा में सुनते होंगे मुरब्बा लाइन, सिक्किमी लाइन, उत्तर लाइन, ट्रावर्स लाइन, इसको बोला जाता है मुरब्बा लाइन। एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, पैमाइश की सुविधा के लिए एक मौजे को टुकड़ा के लिए एक ट्रावर्स से दूसरे ट्रावर्स तक 7 जरीब से 12 जरीब की सीधी लाइन खींची जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तो मुरब्बा लाइन बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न दिया है, मुरब्बा लाइन द्वारा जो टुकड़ा होता है उसे कौन सा लाइन बोला जाता है, तो मुरब्बा खंड बोला जाता है। क्या, मुरब्बा खंड हो जाता है टुकड़ा, तो उसको मुरब्बा खंड बोलेंगे, ना कि टुकड़ा। चलिए अगला देखते हैं, पैमाइश की सुविधा के लिए मुरब्बा लाइन के अंदर जो लाइन चलाकर पैमाइश की जाती है उसे कौन सा लाइन, तो उसे बोलते हैं सिक्किमी लाइन। इसका मैं एक अलग से डिटेल्स आपको बताऊंगा कौन क्या है। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया है 27 नंबर प्रश्न, किसी बड़े प्लाट का नक्शा तथा सरजमी, यानी कि देखिए सरजमी क्या है, एक इस सर्वे का टाइम का भाषा है। सरजमी का मतलब होता है ज़मीन पर, ठीक, ज़मीन पर। तो ज़मीन पर जांचने के लिए जो लाइन एक कोण से दूसरे कोण तक चलाई जाती है उसको बोलते हैं उत्तर लाइन। क्या, उसको उत्तर लाइन। चलिए अगला प्रश्न दिया है, मुरब्बा लाइन के बीच बने हुए प्लाट का नक्शा जांचने के लिए सरजमी यानी कि ज़मीन पर जो लाइन एक कोण से दूसरे कोण तक चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, तो चेन लाइन। क्या बोलते हैं, चेन लाइन। यहाँ पे अंतर समझिए दोनों में, एक मुरब्बा लाइन के बीच बने हुए प्लाट का नक्शा जांचने के लिए सरजमी यानी कि ज़मीन पर जो लाइन एक कोण से दूसरे कोण तक, क्या एक कोण से दूसरे कोण तक चलती है उसको बोलते हैं चेक लाइन। और यहाँ पे समझिए किसी बड़े प्लाट का नक्शा और सरजमी के जांचने के लिए लाइन एक कोण से दूसरे कोण तक चलाई जाती है उसको बोलते हैं उत्तर लाइन। ये बड़े प्लाट का है, ये मुरब्बा के बीच का है। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है 29 नंबर, जब किसी ट्रावर्स लाइन के प्रारंभिक और अंतिम लाइन, क्या यानी स्टार्टिंग और लास्ट लाइन सरजमी यानी कि ज़मीन पर और नक्शे से पूरा मिल जाए तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, टाई लाइन। क्या बोलेंगे, टाई लाइन। यानी कि यहाँ से आप मान लीजिए ना अपना स्टार्ट किए और
यहाँ तक आप नापते हुए आए और यहाँ से जितनी दूरी बोला नक्शा का और सरजमी पर भी मिल गया बराबर बराबर, तो इसको बोलेंगे टाई लाइन। क्या? टाई लाइन। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, जब किसी बड़े मौजा का नक्शा एक सीट पर नहीं बन पाता है, क्या देखते होंगे, चादर लिख दिया जाता है उसको। क्या बोल दिया जाता है? चादर नंबर 1, चादर नंबर 2, चादर नंबर 3। जब एक पन्ना पे नहीं आते तो शेष पन्ना बनेगा, तो उसमें हम बताएंगे इसके आगे क्या बात है। जब किसी बड़े मौजे का नक्शा एक सीट पर नहीं आप बन पाती है, तब तो उसे कई सीटों पर बनाया जाता है। उन सीटों को अलग करने या दोनों सीटों को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? मार्जिन लाइन। इसको चलिए हम थोड़ा सा आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए ए किसी गांव का पेज बन गया नक्शा, और इसमें मान लीजिए ऐसे करके किसी गांव का नक्शा है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, और भी इधर गांव है लेकिन इतना ही हटा तो यहाँ पे कुछ बच गया है। या फिर मान लीजिए इधर गांव है, क्या है, इधर गांव है, तो यहाँ पे जो गांव का और जो हिस्सा पार्ट जो बच जा रहा है, इधर जो कुछ पार्ट बच जा रहा है, मान लीजिए ऐसे गांव है या फिर ऐसे भी गांव है, लेकिन ये अटने के लिए केवल इतना ही एरिया अट रहा है, इतना ही एरिया। तो ये जो जगह बच जा रहा है, ये जो ज़मीन बच जा रहा है इधर का, ये जो बच जा रहा है, तो इन दोनों को मिलान कीजिएगा ना, तो जहाँ पे मिलान होगा इसी को बोलेंगे मार्जिन लाइन, या फिर इसको बोलेंगे मार्जिन लाइन। मैं एक नक्शा के थ्रू आपको समझा दूंगा। चलिए एक अगला प्रश्न देखते हैं। नक्शे पे 3 सीमानी से एक जरीब हटकर 5 जरीब की सीधी लाइन खींची जाती है, 3 मौजे का रूप दिखाती है, उसको क्या बोलते हैं? तोखा लाइन बोलते हैं, तोखा लाइन। चलिए इसको हम बताते हैं, जैसे समझ लीजिए, एक 3 सीमानी पत्थर ऐसे रहता है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई मेड़ है, तो एक यहाँ पे कोई बिंदु रहेगा, नक्शा आप देखिएगा तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक बिंदु रहेगा और एक जरीब हटकर 5 जरीब लंबा एक लाइन रहता है, और ये दर्शाता है कि यहाँ से कोई और गांव, यहाँ से कोई और गांव, यहाँ से कोई और गांव है। 3 गांव का बता रहा था मैं, ऐसे रहता है। एक जरीब हट के 5 जरीब लंबा रहता है, यहाँ कोई और गांव, यहाँ कोई और गांव, और यहाँ कोई और गांव रहता है। ऐसे नक्शा आपका तैयार रहता है। ये जो लाइन होता है ना, आप नक्शा पे देखिएगा, एक लाइन ऐसे खींचा रहेगा, 5 जरीब लंबा रहेगा। ये कितना? 5 जरीब। इसको हम बोलते हैं तोखा लाइन, और इसको बोलते हैं 3 सीमानी पत्थर। चलिए अगला देखते हैं। तोखा लाइन की लंबाई क्या होती है? तो 5 जरीब। ये भी याद रखिएगा, तोखा लाइन की लंबाई 5 जरीब, और ये क्या होता है? 3 सीमानी पत्थर से एक जरीब हट के रहता है। ये भी क्वेश्चन आएगा, कितने जरीब हटकर? 1 जरीब हट के रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया है, नक्शा के हाशिए पर उत्तर दक्षिण, क्या उत्तर दक्षिण दिशा दर्शाते हुए जो लाइन बनाई जाती है उससे क्या बोलते हैं? तो नॉर्थ लाइन। क्या बोलते हैं? नॉर्थ लाइन। इससे एक ऐसे पाई रहेगा, यहाँ पे ऐसे और ऐसे बना रहेगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ लिखा रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं नॉर्थ लाइन। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम नॉर्थ लाइन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और मैं डिटेल से बताऊंगा, जैसे आप कमेंट कीजिएगा सारे लोग, वैसे मैं इसका एक बड़ा बोर्ड पे खूब अच्छी तरीके से समझाऊंगा। चलिए यहाँ पे दिया, नॉर्थ लाइन नक्शा में किस दिशा को दर्शाता है? तो नक्शा के हाशिए पर। किधर रहता है? नक्शा के हाशिए कहने का मतलब, ऐसे अगर नक्शा है तो यहाँ पे ये लाइन बना रहेगा। क्या? यहाँ पे ये लाइन बना रहता है, ये ऊपर ही बना रहता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है, नॉर्थ लाइन से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा का। क्या? उत्तर दक्षिण दिशा का कहने का मतलब ऐसे है, अगर मान लीजिए ऐसे लाइन बना है, ऐसे, इधर रहेगा नॉर्थ, इधर रहेगा साउथ, यानी कि उत्तर और दक्षिण दिशा को ये दिखाता है कि आप ऐसे नक्शा रखे हैं, तो ऊपर वाला जो है क्या है? वो उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं। वह लाइन जो पैमाइश करते समय जरीबी लाइन के नीचे एक कटान दी जाती है, वह क्या कहलाती है? तो दाखिली लाइन। क्या? दाखिली लाइन इसको बोलते हैं। इसको भी मैं अलग से ऑब्जेक्टिव के तौर पे बता रहा हूँ ना, तो इसको मैं और अच्छी तरीके से आपको समझाता।
समय भी आपके पास बहुत कम है, तो ऑब्जेक्टिव जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर इस चैनल पे अगर अपन नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। पैमाइश के समय चेन लाइन से किसी और बगल के किसी कोने में नीचे की ओर जो लाइन जाए उसे क्या बोलते हैं? तो वापसी लाइन। क्या बोलते हैं? वापसी लाइन। ऐसे मान लीजिए आप चेन चला रहे हैं और यहाँ से कोई मेढ़ा आ रहा है, इसी मेढ़े पे आप गुजर रहे हैं, तो जो नीचे जाएगा लाइन या फिर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वापसी लाइन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह लाइन जिस लाइन से मापी कर रहे हो और उसके दाहिने बाएं तरफ से बगैर कटान किए बाहर चली जाए वह लाइन क्या कहलाती है? खारजी लाइन। क्या? खारजी लाइन कहलाती है। खारजी लाइन किधर होता है इसको मैं अलग से बताऊंगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है वह लाइन जो किसी मेड़ के कोने से ऊपर की ओर जाए वह लाइन क्या कहलाती है? खानगी लाइन। क्या? खानगी लाइन। इसको समझिए आप, इस दोनों क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वापसी लाइन, एक खारजी लाइन, एक खानगी लाइन। तो वह लाइन जो किसी मेड़ के कोने के ऊपर की ओर जाए वह लाइन क्या है? खानगी लाइन कहलाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है जंगली इलाके में जहाँ एक मुस्तकिल से दूसरे मुस्तकिल तक दिखाई नहीं पड़ता, वहाँ किसी ऊंचे वृक्ष पर झंडी बांधकर उसी के द्वारा पैमाइश की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आसमानी लाइन। आसमानी लाइन कहने का मतलब, मान लीजिए इधर कोई प्लॉट हो गया, ठीक, और मान लीजिए यहाँ से हम नापना स्टार्ट किए और हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो मान लीजिए यहाँ पे पेड़ है, तो ऐसे मान लीजिए ये पेड़ हो गया, इस पे हम एक झंडी लगा देंगे। क्या करेंगे? झंडी लगा देंगे इस पॉइंट के अनुसार, और यहाँ से जब हम चलेंगे तो इस झंडी को देखकर चलेंगे इसके नीचे वाले पोर्शन पर, तो इसी को बोलेंगे हम क्या? आसमानी लाइन। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है बम्बा कितने मौजों के बीच के सीमाने पर बनाया जाता है? तो 2 मौजे के बीच में। क्या? 2 मौजे के बीच में हमेशा बम्बा बनेगा, ना कि 3 मौजा। बम्बा जब भी बनेगा 2 मौजे के बीच में बनेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 3 होता है। बम्बा का सिंबल ऐसे गोल रहेगा, एक 3 महानी सीमा रहेगा, पत्थर और एक चावल महानी। तो यहाँ से 4 गांव, यहाँ से 3 गांव और यहाँ से 2 गांव। आपको याद होगा? नहीं याद होगा तो इसको मैं एक बार और आपको बता दे रहा हूँ। एक इसको बोलते हैं बम्बा, इसको बोलते हैं 3 चौमहानी सीमा और इसको बोलते हैं 3 महानी सीमा। अब यहाँ से समझिए, यहाँ से 4 गांव का होगा, इसमें 2 गांव का सीमा रहेगा और इसमें 3 गांव। तो आपसे यही पूछा ना कि जो बम्बा होता है, बम्बा कितने मौजों के बीच का होता है? तो 2 होता है। 3 सीमानी 3, बम्बा 2 और 4 वाला 4 गांव का। चलिए अगला देखते हैं। बम्बा के व्यास की लंबाई कितनी होती है? तो 60 कड़ी की, कहीं कहीं पे कम भी होता है, जैसे ये यहाँ से यहाँ 60 कड़ी होगा। यहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ जो व्यास होगा वो 60 कड़ी का होता है और इसको मध्य मानकर मापा जाता है। कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा 60 से अधिक का भी हो जाता है। क्या? 60 से कहीं कम भी होता है और कहीं अधिक भी होता है, लेकिन एवरेज 60 माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है जहाँ पर सीमाना झूमता है वहाँ कोण पर मिट्टी जमा कर सरजमी पर जो चिन्ह बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? गोदा लाइन। क्या बोलते हैं? उसको गोदा बोलते हैं। अगला दिया है पैमाइश की सुविधा के लिए जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर 1 फीट या 1.5 फीट के व्यास पर गड्ढा खोद दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसी को गोदा बोलते हैं। यानी कि आप नापते गए और कहीं पे आपको आवश्यकता लग रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 फीट गहरा या फिर 1.5 फीट गहरा एक गड्ढा खोद दिया जाता है, इसी को बोलते हैं गोदा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं। जहाँ पर एक ही स्थान पर 3 खेतों का मेड़ आपस में मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सीमेड़ा या फिर सुमेड़ा। यानी कि ऐसे और ऐसे
तो एक किसी और का खेत है, एक किसी और का, एक किसी और का। तो यहाँ से या फिर यहाँ से एक स्थान पर 3 खेत मिले, 3 मिल गए। एक हो गया एक खेत, एक हो गया एक खेत, और आपको एक हो गया एक बड़ा सा खेत। तो 3 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मिलेंगे और ये जो मेन पॉइंट बनाएंगे, यहाँ पे बीच में जो पॉइंट बनेगा इसको बोलेंगे हम सीमेड़ा, ऑप्शन नंबर ए। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और मैं इसको बताकर भी बताया कि किसको क्या क्या बोला जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं इससे भी और इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा जो आपको चारों में पूछे जाएंगे, यानी कि अमीन, कानूनगो, क्लर्क, सर्वेक्षक, एएसओ, सब में इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है और ये सर्वे से रिलेटेड प्रश्न है। तो इसको आप बिना पढ़े नहीं जाइएगा परीक्षा में, इसको परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर रिवीजन भी कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।